नरेंद्र कुमार सिंह आप लोगों के बीच में श्री विजय क्लासेस नरवल कानपुर से। आज हमारा टॉपिक होगा संधि। व्याकरण की पिछली कक्षा में हम लोग वर्णमाला, भाषा और वर्णमाला को पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक हमारा संधि है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संधि है क्या। संधि कहते किसे हैं? संधि कहते किसे हैं? संधि क्या है? सामान्य सी भाषा में संधि दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, लेकिन वे दो वर्ण मिलते कैसे हैं हमें ये यहाँ पर देखना है। जो लार्जेस्ट परिभाषा है आपकी वो क्या है? जब दो वर्ण एक दूसरे के निकट आते हैं तो निकट आने वाले, अभी इसके बारे में आपको हम उदाहरण के माध्यम से पूरा क्लियर कर देंगे आपका। तो निकट आने वाले पहले वर्ड के, आने वाले पहले शब्द के अंतिम वर्ड और दूसरे वर्ड के, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ड जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उस विकारवाची वर्ड को संधि कहते हैं। अभी आपको बताया गया कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। हमने क्या बताया था? ये तो आपकी पहली परिभाषा हो गई थी। दूसरी परिभाषा क्या है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये आपकी शॉर्ट परिभाषा होगी। एक वाक्य में आपको समझना है तो वो क्या है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब देखते हैं हम, जैसे हमारा है विद्यालय, एक शब्द है हमारे पास विद्यालय, विद्यालय शब्द है। अब विद्यालय का जब विच्छेद करेंगे तो विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। अब विद्या, अब यहां पर हमको क्या कहा जा रहा है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब यहां पर तो हमें शब्द दिखाई दे रहा है। अब शब्दों से हम वर्णों को निकालेंगे। वो वर्ण कहां से निकलेंगे? उसके पहले हमने एक परिभाषा आपको और दी है। वो क्या है कि जब दो वर्ण एक दूसरे के निकट आते हैं। यहां पर आपको शब्द दिखाई दे रहा है और यहां पर ये क्या कह रहा है कि दो वर्ण जब एक दूसरे के निकट आते हैं तो निकट आने वाले पहले शब्द के अंतिम वर्ड में। अब ये हमारा विद्या है। अब विद्या से क्या निकलेगा? दीर्घ आ निकलेगा। पहले शब्द के अंतिम वर्ड से आ निकला और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ड, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड क्या हो जाएगा? प्लस आया इसमें। अब बचा क्या? यहां पर लय बच रहा है और यहां पर विद्या बच रहा है। शब्द हमारा अलग हो गया। अब इसको हम क्या बोलते हैं? एक आपने पढ़ा होगा संधि विच्छेद और एक पढ़ा होगा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में क्या करते हैं? वर्णों को अलग अलग कर देते हैं। तो अब यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? परिभाषा के अनुसार कि निकट आने वाले पहले शब्द के अंतिम वर्ण। पहला शब्द हमारा विद्या था,
विद्या से हमने क्या निकाला, आ निकाला। फिर क्या कह रहा है, और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण, दूसरा शब्द हमारा क्या है, आलय है। आलय से हमने क्या निकाला, दूसरे शब्द से के प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हमारा है, दीर्घा है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, प्रथम वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है। अब इसमें विकार क्या होगा, दो स्वरों को जो हम जोड़ते हैं, समान स्वर हो, चाहे वो ह्रस्व ह्रस्व हो, चाहे दीर्घ दीर्घ हो, ठीक। ह्रस्व ह्रस्व जोड़ोगे तब भी दीर्घ होता है, दीर्घ दीर्घ जोड़ोगे तब भी दीर्घ होगा। अर्थात छोटा छोटा स्वर जोड़ोगे तो बड़ा स्वर आएगा, बड़ा छोटा जोड़ोगे तब भी बड़ा स्वर आएगा। लेकिन क्या होगा कि जब समान वर्ण जुड़ेंगे, समान वर्ण जुड़ेंगे तो उसी समान वर्ण का क्या हो जाता है, दीर्घ वर्ण हो जाता है। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ आ जाएगा, दीर्घ आ गया। अब यही हमारा क्या है, विकारवाची वर्ण है। अर्थात जो विकार उत्पन्न होता है उस विकारवाची वर्ण को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो विकारवाची वर्ण हमारा क्या आया, दीर्घ आया, दीर्घ आया। अब यहां पर फिर से हमें संधि करनी है, क्या करनी है, संधि करनी है। जैसे अभी आपने देखा था, क्या लिखा था, विद्य लिखा है। अब विद्य में या में हलंत क्यों लग गया, व्याकरण की त्रुटियां नहीं करनी हमको। अब द्या था तो दा तो पहले से आधा है, तो वर्ण क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण पहले जान लीजिए कि स्वर वर्णों के मेल से बने हुए वर्ण को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण तभी पूर्ण होते हैं जब उसमें स्वर वर्ण मिला हो। अब यहाँ पर हमने क्या किया था कि विद्या से दीर्घ आ को निकाल लिया। जब दीर्घ आ को निकाल लिया तो द भी हमारा आधा हो गया और या भी आधा हो गया, तो ये फिर मिलकर नहीं लिखा जा सकता है। तो विद्या प्लस दीर्घ आ, विकारवाची वर्ण हमारा क्या आया है, दीर्घ आया है। अब उसके बाद बचा क्या है, लय बचा है। तो अब विद्य से में क्या जोड़ेंगे, आ को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। अब या में जब स्वर को जोड़ेंगे, या को जब या में स्वर को जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विद्या हो जाएगा। विद्या में लय हमारा बचा हुआ है, दूसरे शब्द का दूसरा शब्द हमारा बचा हुआ है लय। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, विद्यालय। अब आधुनिक हिंदी में हम क्या लिखते हैं, तो यहां हमने देखा कि विद्या में आज स्वर जोड़ा तो यह क्या हो गया, हमारा विद्या हो गया। अब विद्या में लय जोड़ दिया तो हमारा क्या आ गया, विद्यालय हो गया। अब विद्यालय को हम लिखते कैसे हैं, आधुनिक भाषा में हम लोग लिखने लगे हैं ये, जबकि इसका शुद्ध शब्द क्या है, शुद्ध ये है, लेकिन हम लिखते क्या है, विद्यालय। दा के साथ या को जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, विद्यालय हो गया। अब इससे आपको आपकी समझ में आ गया होगा कि जब दो वर्ड एक दूसरे के निकट आते हैं तो निकट आने वाले पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उस विकारवाची वर्ण को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब संधि आपने पहचान लिया, अर्थात उसके बाद हमने क्या बताया कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्ण जुड़ते कैसे हैं आगे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया जाएगा। अब हम आते हैं कि संधि होती कितने प्रकार की है। संधि के प्रकार, ये आपका ऐसा टॉपिक है जो उत्तर प्रदेश में होने वाली या हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण यदि आ रहा है तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित आने हैं, चाहे वो आपकी यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, लेखपाल है, जो भी एग्जाम आपके हिंदी के आने हैं, टेट, सुपर टेट, जो भी एग्जाम आपका है, जिस भी परीक्षा में अगर हिंदी आनी है तो वहां से संधि आपकी आनी है। तो आगे हम चलते हैं कि संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, संधियां होती कितने प्रकार की हैं,
संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली कौन सी है? आपकी स्वर संधि। दूसरी हमारी क्या है? व्यंजन संधि। आप लोग एकदम धैर्य बना के पढ़िए, कोई भी टॉपिक आपको इस चैनल से अछूता नहीं मिलेगा। हिंदी व्याकरण का कोई भी बिंदु आपका अछूता नहीं होगा। तीसरा हमारा क्या है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधियां मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब इनका नामकरण क्यों किया गया इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम बताना चाहेंगे। जैसे स्वर संधि क्या है? स्वर संधि में हमारे स्वरों का स्वरों से मेल, स्वरों का स्वरों से मेल किया जाता है। ठीक। व्यंजन संधि में हमारा स्वर का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से और व्यंजन का व्यंजन से। समझ आई? जब स्वरों को स्वरों से मेल करते हैं तो अभी आपको एक एग्जांपल बताया गया था, जैसे विद्यालय बताया गया तो उसमें आ और आ ही आया, दोनों क्या थे? हमारे स्वर आए थे। स्वर संधि में जितनी भी संधियां होंगी उसमें स्वरों का स्वरों से ही मेल होगा, चाहे वो सजाती हो चाहे विजाती हो, लेकिन होंगे वो स्वर ही। पहले शब्द का अंतिम वर्ड भी जो होगा वो भी स्वर होगा, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड जो होगा वो भी स्वर होगा। लेकिन आप यहां पर देख रहे होंगे कि व्यंजन संधि में ऐसा नहीं है। व्यंजन संधि में या तो स्वरों का व्यंजन से होगा, या व्यंजन का स्वर से होगा, या व्यंजन का व्यंजन से मेल होगा, क्योंकि इसमें जो भी विकार उत्पन्न होता है वो विकारवाची वर्ड जो होता है वो क्या होता है? व्यंजन होता है। इसमें विकारवाची वर्ड क्या होता है? हमारा स्वर होता है। अब बात आई है विसर्ग की। विसर्ग संधि में क्या है? विसर्ग संधि में स्वर प्लस विसर्ग या व्यंजन प्लस विसर्ग। ठीक। तो स्वरों का विसर्ग से मेल कराएं या फिर व्यंजन का विसर्ग से मेल कराएं, तो यहां पर विसर्ग एक होना चाहिए। जैसे व्यंजन में आपने देखा होगा, चाहे वो पहला वर्ड व्यंजन हो, चाहे दूसरा वर्ड व्यंजन हो, चाहे दोनों व्यंजन हो, लेकिन व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से या स्वर का व्यंजन से मेल होगा तो वो व्यंजन संधि कहलाएगी। पहचान आपकी होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि स्वर निम्न में से संधि है, जो भी वर्ड कोई शब्द दे दिया गया आपको, उसमें आपसे पूछा गया कि संधि का नाम बताइए, या संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन है, विसर्ग है या दीर्घ संधि है, तो उसमें आपको क्या देखना है? अगर विच्छेद दिया गया है तो दोनों, अगर स्वर विच्छेदित पद में अंतिम वर्ड और प्रथम वर्ड दोनों स्वर है तो स्वर संधि, स्वर व्यंजन मिक्स है तो व्यंजन संधि, स्वर के बाद विसर्ग हो किसी में तो वो हमारी क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। इतना टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं, एक एक संधियां हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम पहली संधि को पढ़ेंगे। पहली संधि हमारी क्या है? पहली संधि हमारी स्वर संधि है। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं ये हमको जानना है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। ठीक। कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि,
वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, और अयादि। स्वर संधियां मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? 5 होती हैं। कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि स्वर संधियां 7 प्रकार की मिलती हैं। आपने देखा होगा, वो क्या है कि वो आपका कभी कभी व्यंजन में भी प्रयोग हो जाती हैं, इसलिए मुख्य रूप से हमको 5 ही बताई गई है। जैसे पूर्व रूप और पर रूप 2 संधियां हैं, पूर्व रूप और पर रूप। ये दोनों क्या है? दोनों संधियां काउंट नहीं की जाती हैं। ठीक, तो मुख्य रूप से संधियां कितने प्रकार की होती हैं? स्वर संधियां 5 प्रकार की। ठीक, अब एक एक संधियों का वर्णन हम लोग करेंगे। एक एक संधियों को विस्तृत रूप से हम लोग एग्जाम्पल सहित पढ़ना प्रारंभ करते हैं। समझ में आ गया होगा कि संधि कितने प्रकार की होती है? संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधियां कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। अब उसमें से पहली संधि को हमें पढ़ना है। पहली संधि हमारी क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ, दीर्घ का मतलब ही आप लोग समझ रहे होंगे कि बड़ा। दीर्घ क्या होता है? बड़ा। बड़ा कैसे हो जाएगा? बड़ा कैसे हो जाएगा? जब जैसे कुछ छात्र यहां संस्कृत वाले भी होंगे, शार्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि अकः सवर्णे दीर्घ। एक सूत्र है आपका, अकः सवर्णे दीर्घ। इसका मतलब क्या है कि आ, ई, उ और री। देखिए सूत्र में री भी आता है, लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक, हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में री स्वर का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हमको क्या पढ़ना है? आ, ई, उ और री पढ़ना। क्योंकि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि मूल स्वर किसे कहते हैं। मूल स्वर हमारे क्या है? आ, ई, उ और री ही है। मूल स्वरों के बाद, मूल स्वरों के बाद या आ, ई, उ, री के बाद अका सवर्ण है। इसके बाद क्या है? सवर्ण है। अका सवर्ण कह रहा है कि सवर्ण, सवर्ण मीन्स समान वर्ण। आ, ई, उ और री के बाद यदि समान वर्ण आवे तो क्या हो जाता है? वर्ण का दीर्घ वर्ण हो जाता है। जब यदि किसी वर्ण में आ, ई, उ, री के बाद कोई समान वर्ण आवे तो वर्ण का दीर्घ वर्ण हो जाता है। जैसे कपि, कपि प्लस इंद्र। इंद्र संस्कृत नहीं पढ़ना, ध्यान रखिएगा, हिंदी क्लास चल रही है। अब यहाँ पर यहाँ लिख दिया, इसका मतलब थोड़ी पूरी संस्कृत ही पढ़नी है आपको, अब हिंदी भी पढ़नी है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपका क्या है? कपि प्लस इंद्र। अब यहाँ पर फिर हमको संधि की परिभाषा में जाना है। संधि की परिभाषा में हमने क्या बताया था कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में विकार क्या आ रहा है? यहाँ पर विकार आ रहा है ह्रस्वी। दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में विकार क्या आ रहा है? ह्रस्वी। अब इन विकारवाची वर्णों को, विकारवाची वर्ण क्या है हमारा? अभी हमने बताया कि आ, ई, उ, री के बाद ई आया, यहाँ पर ई आया, ई के बाद समान वर्ण आया। समान वर्ण हमारा क्या हो गया? ई हो गया।
तो समान वर्ण आवे, समान वर्ण आवे तो क्या हो जाता है, वर्ण का दीर्घ वर्ण हो जाता है। तो ई के बाद हमारा क्या आया, ई आया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। अब दीर्घ ई हो जाएगा तो इसकी संधि क्या होगी, ये हमारा जो दिया गया है कपि प्लस इंद्र, ये क्या है, संधि है कि विच्छेद है, ये हमारी क्या है, विच्छेद है, ये हमारा विच्छेद है। इसकी संधि क्या होगी, कपींद्र, ये क्या हो जाएगा, कपींद्र। अब यहां पर दीर्घी लगी तो प में हम क्या लगा देंगे, दीर्घी लगा देंगे, तो हमारा क्या हो गया, कपींद्र हो गया। अब इसके बाद एक शब्द हमारा आता है रामावतार, एक शब्द आता है रामावतार, इसको मिटा दिया जाए क्या, एक शब्द आया रामावतार। अब रामावतार क्या है, संधि है। अब इसका विच्छेद करना है हमको। अब विच्छेद कैसे करेंगे, हमको ये ध्यान रखना है कि दीर्घ में क्या है कि कोई भी वर्ण आवे, जैसे आ के बाद आ आवे, चाहे वो आ के बाद बड़ा आवे या बड़ा आ के बाद छोटा आवे, ठीक, इन सब का क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। अब यहां पर देखिए दीर्घ आ दिया गया है। अब दीर्घ आ को ऐसे तोड़ना है कि संधि विच्छेद करते समय हमको एक बात और ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें जो भी शब्द विच्छेद करेंगे, विच्छेद करते समय जो दोनों शब्द होंगे वे क्या होने चाहिए, हमेशा शब्द सार्थक होने चाहिए। संधियों में हमेशा क्या होता है, शब्द सार्थक होता है, निरर्थक शब्दों का विच्छेद नहीं करना है, ठीक। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, राम, राम भगवान भी है, राम नाम भी होता है, तो राम एक सार्थक शब्द है, राम। उसके बाद राम का क्या हुआ था, राम का अवतार हुआ था, ठीक। तो राम प्लस अवतार, राम प्लस अवतार। अब यहां पर आप देखिए कि क्या आया है, पहला वाला आया है, क्या आया है, आ प्लस आ। अब राम में आ का प्रयोग किया गया है और यहां पर भी क्या आया है, आ का प्रयोग हुआ है। इसमें विकार किसका हो रहा है, दीर्घ आ हो जाएगा। तो यहां पर जब दीर्घ आ हो जाएगा, आ में आ मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, मां पे दीर्घ मात्रा लग जाएगी, तो हमारा क्या आ जाएगा, रामावतार हो जाएगा। जैसे दूसरा शब्द हमारा एक और लेते हैं, सूर्यास्त, सूर्यास्त, सूर्यास्त एक शब्द लिया। अब इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका विच्छेद सूर्य, हम लोग पढ़ रहे थे कि राम प्लस अवतार, इसमें हमने देखा है कि ह्रस्व ह्रस्व, इसको जो हम जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, तीर। अब दूसरा एग्जांपल है हमारा कि सूर्यास्त, सूर्यास्त में सूर्य और अस्त, हमने बताया कि पहला शब्द और दूसरा शब्द दोनों हमारा क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। तो सूर्य भी हमारा सार्थक शब्द है, अस्त भी सार्थक शब्द है। अब यहां पर आ क्या रहा है, सूर्य में आ रहा है और अस्त में भी आ रहा है, तो इसको जोड़ करके हमारा क्या हो गया, दीर्घ आ हो गया। अब दीर्घ आ, अब यहाँ पर सूर्य अस्त में रस्व रस्व जोड़ेंगे तो हमारा दीर्घ हो गया। तो वर्ड क्या बनेगा, ये दोनों शब्द जब जोड़ देंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा सूर्यास्त, ठीक। अब इतने में आप समझ गए होंगे। अब हम लाते हैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण ले आएंगे, उसको हमें सॉल्व करना है। पहला एग्जाम्पल है कपि प्लस इंद्र, दूसरा है
रामावतार हमने देख लिया, रामावतार देख लिया। फिर उसके बाद देहांत एक शब्द है, देहांत, वेदांत, वधूत्सव, वधूत्सव। अब यहां पर देखिए, अभी तक तो हम केवल आ का पढ़ रहे थे, ई का भी पढ़ना है, ऊ का भी पढ़ना है। और कपिंद्रा, कपिंद्रा में आप देखेंगे कि यहां पर क्या है हमारा, ह्रस्व और ह्रस्व जुड़ करके दीर्घ होना चाहिए। तो इसका इसकी संधि क्या हो जाएगी हमारी, कपींद्र, कपींद्र। यहां पर हमारा क्या आ गया, दीर्घ आ गया। फिर देहांत, अब देहांत हमारी संधि दी गई है, इसका क्या करना है, विच्छेद करना है। इसका विच्छेद कैसे करेंगे, यहां पर आप देख रहे होंगे कि दीर्घ आ रहा है, यहां पर भी दीर्घ आ रहा है, यहां पर भी दीर्घ ऊ आ रहा है। तो अब हमको ये ध्यान देना है कि या तो ह्रस्व दीर्घ आएगा या ह्रस्व ह्रस्व आएगा, अर्थात चाहे छोटा छोटा आएगा, चाहे छोटा बड़ा आएगा, चाहे बड़ा छोटा आएगा या बड़ा बड़ा आएगा, तभी तो दीर्घ होगा। तो हमारा हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा, देह, देह प्लस अंत। देह का तात्पर्य क्या है, देह का मतलब क्या होता है, शरीर। देहांत शब्द कब आता है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो शरीर का क्या होता है, अंत होता है। तो यहां पर ह्रस्व और ह्रस्व मिलकर के क्या हो गया, दीर्घ हो जाएगा। अब यहां पर इसी प्रकार से वेदांत, वेदांत में क्या होगा, वेद प्लस अंत। अब दूसरा शब्द आ गया कि वधूत्सव। अब तक आ पढ़ा हमने, ई पढ़ा, अब ऊ का आ गया। अब वधूत्सव, वधूत्सव में क्या हो जाएगा, वधु, वधु नहीं होगा यहां, वधु होगा, वधु प्लस उत्सव। ठीक। अब यहां पर क्या आया, हमने देखा कि यहां पर दीर्घ आया और यहां पर ह्रस्व आया, अर्थात यहां पर बड़ा और यहां पर छोटा। अब बड़ा और छोटा मिलकर के हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। से आपको लास्ट में जब हमारी स्वर संधियां पूरी खत्म हो जाएंगी तो लगभग 100 से अधिक आपको एग्जाम्पल बताए जाएंगे। कोई भी परीक्षा होगी जिसमें संधियां आनी होंगी, आप इस चैनल पर बने रहिए, हमेशा आप इस वीडियो को देखते रहिए। कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं होगा जो आपकी परीक्षा में ना आया हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी परीक्षा हो, चाहे छोटी से छोटी परीक्षा हो। किसी भी परीक्षा में यदि हिंदी आ रही है, संधियां आ रही हैं, तो वो आपके चैनल पर पढ़ाए गए सभी एग्जाम्पल को ध्यानपूर्वक आप नोट्स बना लीजिए। उस नोट्स के अलावा कोई भी एग्जाम्पल नहीं आना है, यह हमारी गारंटी है।